इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मैं हूं आपके साथ आनंद विजय सिंह। और बात सबसे पहले प्रयागराज की। प्रयागराज से इस वक्त एक बड़ी राजनीतिक खबर सामने आ रही है। समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव द्वारा गाजीपुर एनकाउंटर पर उठाए गए सवालों को लेकर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सख्त प्रतिक्रिया दी है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि पुलिस को अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करनी ही पड़ती है और कई मामलों में शिकायत आने पर जांच भी कराई जाती है। डिप्टी सीएम ने स्पष्ट किया कि गाजीपुर एनकाउंटर मामले की भी जांच कराई जाएगी और यदि कोई लापरवाही या दोषी इस मामले में पाया गया तो सख्त कार्रवाई उसके खिलाफ होगी। हालांकि इसी दौरान उन्होंने समाजवादी पार्टी के नेतृत्व पर भी तीखा हमला बोला और कहा कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और डिंपल यादव को कानून व्यवस्था पर सवाल उठाने का कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा कि अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई पुलिस की जिम्मेदारी है और यदि कोई पुलिस पर हमला करता है तो जवाबी कार्रवाई पुलिस को करनी पड़ती है। देखिए, यह सच है कि प्रदेश में बहुत जगह पुलिस को कोई मामला होता है तो कार्रवाई के तहत यानी अभियुक्त की गिरफ्तारी करना पड़ता है। अगर डिंपल जी के कहने से नहीं, अगर कोई भी ऐसा मामला होता है जिसमें इस प्रकार से कोई घटना हो जाती है कि परिवार के लोग शिकायत करते हैं तो उसकी जांच कराई जाती है। इस मामले की भी जांच अलग से करा लिया जाएगा। अगर कोई लापरवाही किया होगा, जानबूझ करके ऐसी घटना किया होगा तो उसको देखा भी जाएगा, उस पर विचार भी किया जाएगा। लेकिन समाजवादी पार्टी के चाहे वे मुखिया अखिलेश जी हों, चाहे सांसद श्रीमती डिंपल यादव हों, इन सबको कम से कम कानून व्यवस्था पे बोलने का मतलब है कि शीशे के घर में रहने वाले दूसरे के घर में पत्थर फेंकने का काम कर रहे हैं। इस समय कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त है। जो भी दोषी होते हैं किसी भी अपराध के मामले में, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होती है। अगर पुलिस पर कोई हमला करता है तो जवाब में पुलिस भी हमला करती है, तो उसमें कई लोग अपराधी ऐसे होते हैं जो मारे जाते हैं। लेकिन अगर कहीं कोई शिकायत आएगी तो उसकी जांच कराया जाएगा और जो कहीं दोषी पाए जाएंगे तो उसमें भी कार्रवाई की जाएगी। और गोरखपुर से खबर है, जहां पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का पुतला फूंकने पहुंचे कुछ युवाओं और पुलिस के बीच तनाव की स्थिति बन गई। यह मामला गोरखपुर के कैंट थाना क्षेत्र स्थित इंदिरा बाल विहार तिराहे का है, जहां कुछ युवक प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे थे। सोशल मीडिया पर कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थन में प्रदर्शन को लेकर पोस्ट भी साझा किया जा रहा था और इसके बाद पुलिस पहले से ही वहां पर अलर्ट थी। युवक जैसे ही मौके पर पहुंचे, पुतला दहन की कोशिश शुरू हुई। पुलिस ने हस्तक्षेप किया और उन्हें वहां रोका। कुछ लोगों को हिरासत में ले लिया और इस दौरान मौके पर थोड़ी देर के लिए अफरा तफरी की स्थिति उत्पन्न हो गई। पूरे क्षेत्र को पुलिस ने नियंत्रित किया और फिर स्थिति को सामान्य किया। पुतला दहन की जो कोशिश की जा रही थी उसको नहीं होने दिया। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की तहकीकात कर रही है। फैसल खान उर्फ खान सर पर कथित फायरिंग केस को लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। इस मामले पर बिहार बीजेपी के अध्यक्ष संजय सरावगी ने कहा कि बिहार में कानून का राज है और जो भी अपराध करेगा उसे सजा मिलेगी। उधर पप्पू यादव ने इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि किसी भी तरह से किसी को भी अपराधी की तरह पहले से नहीं देखा जाना चाहिए। ग्लोबल स्टडीज के संस्थापक फैजल खान उर्फ खान सर पर सियासत भी गर्मा गई है। कई दल खुलकर खान सर का समर्थन नहीं कर रहे हैं तो वहीं कुछ दल शब्दों के खेल से अपनी अपनी सियासत साध रहे हैं। खान सर विवाद पर बीजेपी का कहना है कि बिहार में कानून का राज है और जो कोई भी अपराध करेगा उसे सजा जरूर मिलेगी, क्योंकि कानून सबके लिए एक समान है। कानून संविधान के अनुसार अपना काम करती है और जब संविधान के अनुसार कानून काम करती है, कानून का राज जहां हो, इसीलिए ये बोलना कि ये होने वाला है, ये सब तो भविष्यवक्ता कभी भी जो है राजनीतिक पॉलिटिशियन को नहीं बनना चाहिए। कानून कोई भी तोड़ेगा तो कानून का राज है बिहार में।
माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से कहा है, पुलिस को खुली छूट दी है। कितने बड़े से बड़ा व्यक्ति हो या छोटे से छोटा व्यक्ति हो, सबके लिए कानून एक है और जो भी कानून तोड़ेंगे उस पर कार्रवाई होगी। वहीं जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार का कहना है कि कानून का हाथ लंबा होता है जो जबड़े तक जाता है। वहीं पप्पू यादव का कहना है कि बिहार के कोचिंग संस्थाओं को बदनाम करने की गहरी साजिश हो रही है। भाई कानून तो सबके लिए बराबर है। दो कोचिंग सेंटर के बीच आपसी मनमुटाव आज यह रूप ले लिया कि एक कोचिंग के संचालक को जेल जाना पड़ा, जिस आरोप के आधार पर उन्होंने एफआईआर किया। जब पुलिस ने हमारी जांच की, चूंकि बगैर राजनीतिक हस्तक्षेप के जांच होता है, तो पता चला कि सिक्योरिटी वाला ही गोली चलाया है। उसने कबूल भी कर लिया किसके निर्देश पर हमने किया है। तो कानून का हाथ लंबा होता है और वो जबड़े तक जाता है। तो इसका एहसास हम समझते हैं कि कोचिंग संस्थाओं को भी हो गया होगा, लेकिन भविष्य में ऐसी कोई भी घटना जो हमारे बच्चों को मानसिक रूप से परेशान करता है, ये गोली बारूद, ये हमारी भावी पीढ़ी का दिमाग अगर कलुषित कोई करेगा तो उसका भी हम जिंदगी कानून से कलुषित कर देंगे। गलती यदि खान सर के किसी गार्ड ने या किसी ने किया, मुझे नहीं पता कि इसमें खान सर की कितनी भागीदारी है या रोशन सर की कोई भागीदारी नहीं है। यदि रोशन के किसी बच्चे ने, रिश्तेदारों ने कोई भूल की हो तो इसमें रोशन सर का हाथ है। फिर रोशन को जेल क्यों भेज दिया गया? और जब किसी गार्ड ने बदमाशी किया तो फिर इसमें खान सर का हाथ है। और लगातार जिस तरीके से फैसल खान डायलूट करने की कोशिश हो रही है। पप्पू यादव का कहना है कि फैसल खान के नाम पर मामले को दूसरी दिशा में ले जाने की कोशिश हो रही है। अब देखना होगा कि खान सर विवाद पर सियासत थमती है या एक और पायदान आगे बढ़ती है। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव एक बार फिर चर्चा में है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि लगातार हमलों के बाद ईरान की मिसाइल क्षमता काफी कमजोर हो गई है और उसके पास केवल 21 से 22% मिसाइलें ही बची हैं। ट्रंप के इस बयान के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हलचल तेज हो गई है। हालांकि ईरान ने इस दावे को खारिज करते हुए इसे गलत बताया है। अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध की चिंगारी अब और बढ़ चुकी है। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बेहद चौंकाने वाला और बड़ा दावा किया है। ट्रंप ने कहा कि लगातार हुए हमलों के बाद अब ईरान की कमर टूट चुकी है और उसके पास सिर्फ 21 से 22% मिसाइलें ही बची हैं। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि क्या वाकई ईरान का मिसाइल भंडार खत्म होने की कगार पर है? और इस दावे के बाद मिडल ईस्ट में युद्ध की ताजा स्थिति क्या है, हम आपको बताते हैं। Did an excursion. You know what an excursion is? We had to take a little trip to get rid of some evil, very evil people. It should have been done for 47 years. They've been killing our people. 47 years. मिडल ईस्ट में जारी महायुद्ध के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को लेकर एक ऐसा दावा किया है जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। ट्रंप के मुताबिक अमेरिकी और उसके सहयोगी देशों के ताबड़तोड़ हमलों ने ईरान के सैन्य तंत्र को तहस नहस कर रख दिया है। एक इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ने ईरान की सैन्य क्षमता को पूरी तरह तबाह कर दिया है। तेहरान के पास अब अपनी पुरानी मिसाइल क्षमता का केवल 21 से 22% हिस्सा ही बचा है। उनके पास अब भी काफी मिसाइलें हैं, लेकिन जब हमने हमला शुरू किया था तब जितनी थी उतनी नहीं है। राष्ट्रपति ट्रंप ने साफ शब्दों में कहा कि ईरान की मारक क्षमता अब दम तोड़ रही है। उसके पास अब अपनी कुल मिसाइलों का 25% हिस्सा नहीं बचा है। ट्रंप का यह बयान ऐसे समय पर आया है जब दोनों देशों के बीच तनाव चरम पर है। अमेरिकी नौसेना और वायुसेना को मिडल ईस्ट में हाई अलर्ट पर रखा गया है। वहीं ईरान की तरफ से भी धमकियों का दौर कम नहीं हुआ है। ईरानी कमांडरों का दावा है कि उनके पास अब भी अंडरग्राउंड मिसाइल स्टीज सुरक्षित है। फिलहाल अमेरिका और ईरान दोनों ही एक दूसरे पर दबाव बनाए हुए हैं। दुनिया की नजरें अब इस बात पर टिकी हैं कि कूटनीतिक प्रयास कामयाब होते हैं या फिर मध्य पूर्व में तनाव का नया दौर शुरू होता है। हसनपुर कोतवाली क्षेत्र से एक गंभीर आपराधिक मामला सामने आया है। एक युवती ने गांव के ही एक युवक पर लंबे समय से शोषण और दुष्कर्म का गंभीर आरोप लगाया है। पीड़िता का कहना है कि नाबालिग उम्र से ही उसके साथ यह घटना होती रही और आरोपी द्वारा उसकी निजी तस्वीरें और वीडियो के जरिए धमकी देकर उसे लगातार डराया धमकाया जाता रहा है और साथ ही यह भी आरोप लगाया कि यह घटना के दौरान उसे
बहाने से बुलाकर आरोपी के घर ले जाया गया, जहां उसके साथ कथित रूप से आपराधिक कृत्य किया गया और विरोध करने पर धमकी दी गई। जावेद साल से मेरा बलात्कार कर दिया है। उसके पास मेरी अश्लील वीडियो है, उसकी डीवीडी उससे ही मिली हुई है। असमपुर आई, 2 बार मैं अमरोहा आई, लेकिन मेरी यहाँ पे कोई सुनवाई नहीं हुई। मुझे इंसाफ चाहिए। मैं क्या करूँ? मैं जहर खा के मर जाऊँ या मैं फांसी पे लटक जाऊँ? दिल्ली के मालवीय नगर इलाके में हुए भीषण होटल अग्निकांड, जिसमें 21 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई थी, उसके बाद सरकार और प्रशासन पूरी तरह से एक्टिव मोड में है और इस हादसे में सुरक्षा नियमों की भारी अनदेखी भी सामने आई थी। उसके बाद देश भर के होटलों और रेस्टोरेंट्स में ताबड़तोड़ चेकिंग अभियान भी शुरू हुआ और इसी के तहत उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में भी होटलों की चेकिंग और जांच की गई। फायर विभाग के अधिकारियों के द्वारा जांच की जा रही है कि प्रतिष्ठानों के पास फायर एनओसी है या नहीं, फायर अलार्म काम कर रहे हैं या नहीं और एग्जिट मार्ग जो है वो सुरक्षित और खुले हैं या नहीं, इसकी चेकिंग की जा रही है। जन सुरक्षा का विषय होने के कारण पुलिस अधीक्षक महोदय ने काफ़ी गंभीरता से इसको लिया है, क्योंकि गर्मी का मौसम भी है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और देश में अग्निकांड की घटनाएं भी काफ़ी बड़ी हो रही हैं। तो समय रहते हम लोगों को अलर्ट रहना होगा ताकि कोई ऐसी जबकि घटना न घटे। तो पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार हम ये भवनों का निरीक्षण कर रहे हैं। गाजियाबाद में सूर्या हत्याकांड के बाद प्रशासन अवैध संस्थानों के खिलाफ लगातार सख्त कार्रवाई कर रहा है और इसी क्रम में इंदिरापुरम थाना क्षेत्र के कनावनी कॉलोनी स्थित मदरसा जामिया खुलमा ए राशिदीन को प्रशासन ने सील कर दिया है। ये खबर हम आपको मेरठ की बता रहे हैं। इस कार्रवाई के दौरान मौके पर नोटिस चस्पा किया गया और परिसर को ताले लगाकर सील किया गया। इस दौरान स्थानीय प्रशासन ने ढोल बजाकर स्थानीय लोगों की कार्रवाई की जानकारी भी दी गई है। ये कनावनी की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, गाजियाबाद की, जहां पर पुलिस बल की मौजूदगी में कार्रवाई शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई है। कार्रवाई गाजियाबाद में भी चल रही है और इसी तरह की कार्रवाई दूसरे जिलों में भी हो रही है। तस्वीर हम आपको गाजियाबाद के कनावनी इलाके की दिखा रहे हैं, जहां पर जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी कैलाश चंद्र तिवारी के मुताबिक संयुक्त जांच में यह पाया गया कि मदरसा न तो मान्यता प्राप्त था और न ही पंजीकृत था और इसके अलावा संचालन के लिए आवश्यक फायर एनओसी और विद्युत सुरक्षा अनापत्ति प्रमाण पत्र भी उपलब्ध नहीं थे। जांच में यह भी सामने आया कि परिसर में मूलभूत सुविधाओं और सुरक्षा मानकों की गंभीर कमी थी, जिससे किसी भी समय दुर्घटना की आशंका बनी हुई थी। अब दूसरों को समझाना दो जो मदरसा राशिदीन है, आज इसको अल्पसंख्यक विभाग के द्वारा सीज किया गया है। इसका प्रमुख कारण यह है कि अल्पसंख्यक विभाग के द्वारा जो नॉर्म्स है उसको ये पालन नहीं कर रहा था, अवैध रूप से चल रहा था, न ही इसका पंजीकरण था। एनओसी जो फायर विभाग की होती है वो भी अवेलेबल नहीं थी। तो इन सभी मानकों के आधार पर यह अवैध रूप से पाया गया है। तो आज इसकी सीजर की कार्रवाई की गई है। इस रिपोर्ट के आधार पर पुलिस इसमें आगे FIR पंजीकृत करेगी और इसमें जांच करके अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। सर, कितना खतरनाक था, क्योंकि गली बहुत छोटी है, हादसा होता तो रेस्क्यू अभियान चलाना भी दिक्कत वाली बात होती है। तो क्या ये भी सर FIR में ध्यान रखा जाए? निश्चित रूप से इन सारी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए इसको सीज किया गया है। जिस भी सुरक्षा के मानक का पालन नहीं हो रहा था, इन सभी चीजों को ध्यान में रखकर रिपोर्ट प्रेषित की गई है और इसी रिपोर्ट के आधार पर आगे FIR भी पंजीकृत की जाएगी और जो लोग इसमें दोषी हैं उनके विरुद्ध कठोर। पीलीभीत में गन्ना भुगतान नहीं मिलने से नाराज किसानों ने गन्ना राज्य मंत्री संजय सिंह गंगवार के आवास का घेराव किया। बड़ी संख्या में पहुंचे किसानों ने जमकर नारेबाजी की, सरकार और चीनी मिलों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। किसानों का कहना है कि बरखेड़ा, बीसलपुर और पीलीभीत क्षेत्र की कई चीनी मिलों में गन्ने का भुगतान लंबे समय से लंबित है। आरोप लगाया गया कि गन्ने से चीनी और उप उत्पादों की बिक्री के बावजूद किसानों को समय पर भुगतान नहीं किया जा रहा है। गन्ना राज्य मंत्री जी हैं, पूरे उत्तर प्रदेश के गन्ना राज्य मंत्री हैं और ओसवाल चीनी मिल जो बिल्कुल 20 किलोमीटर दूर पे यहाँ से है,
उसका पिछले मतलब जो पेराई वर्ष 23-24 और 23-24 और 24-25 का 70 करोड़ से ज्यादा भुगतान गन्ना किसानों का बकाया है। बेचारों की बहनों बेटियों की शादी नहीं हो पा रही है, बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पा रही है, इलाज नहीं हो पा रहा है, और पड़ोस में गन्ना मंत्री हैं, उसके बाद भी भुगतान नहीं हो पा रहा है। बड़ा खेद की बात है। तो लोगों ने सोचा कि गन्ना मंत्री के घर चल के उनको अवगत कराया जाए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए इंडिया वॉइस के साथ। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।